गुड मॉर्निंग। संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन आज हमारा विषय होगा। संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन टाइटल बनाओ। मैंने ये समझाया आप लोगों को अब तक, फिर से शुरू कर रहे हैं। हमारी गलती, मेरे लिए पनिशमेंट। लिखो, जैसे संसाधन भूगोल में मैंने कई संकल्पनाओं को कल लिखवाया, तो एक और संकल्पना है और वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि कोयला का वितरण कैसे है और पेट्रोलियम कहाँ मिलता है और उत्पादन किसका ज़्यादा है और किसका उत्पादन कम है। ये आपकी मानसिकता है। सबकी नहीं, कुछ लोगों की है। और इसी पैमाने पर मुझे भी परखते हैं और इसी पैमाने पर भला बुरा भी कहते हैं, आलोचना भी करते हैं। लेकिन आप संसाधन से आने वाले प्रश्नों को अगर देखोगे, निबंध में, जीएस में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो संसाधन की संकल्पना पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संसाधन के संरक्षण पर, संपोषणीय विकास पर, संसाधनों के दोहन से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट पर। ये बहुत ही अद्भुत एक विचार है कि जो कि छात्र जगत से, विशेषकर हिंदी माध्यम वाले छात्रों से हमारा बिल्कुल मतभेद हो जाता है। अब बुरा नहीं मानना, कोई आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, जो अनुभव है उसको शेयर कर रहे हैं। उनके विचार में कोयला का उत्पादन और वितरण और माइन का नाम, ये संसाधन भूगोल है। मेरे विचार में संसाधन की संकल्पना, संरक्षण, प्रबंधन, संपोषणीय विकास, पर्यावरणीय संकट, ये सब करना है। फिर वितरण को भी पढ़ना है। मैंने मना नहीं किया वितरण को पढ़ना है, लेकिन वितरण हमारे डिस्कशन का 20% रहेगा, 80% संकल्पनाएं रहेंगी। जैसे मान लो ऊर्जा संसाधन है, तो ऊर्जा संसाधन में कोयले और पेट्रोलियम का वितरण नहीं पूछता है, अब उसका यूटिलाइजेशन पूछ सकता है। उससे उत्पन्न पर्यावरणीय संकट, फॉसिल फ्यूल को रिलेट करना है पर्यावरणीय संकट से। ऊर्जा संकट कैसे उत्पन्न होगा, प्रश्न का ये डायमेंशन होगा। आईएएस में तो 100% और पीसीएस में 50%। तो लिखो, अगली संकल्पना है ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वैश्वीकरण। लिखो, यह संकल्पना श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में प्रतिपादित किया, जब संपूर्ण विश्व
संसाधनों पर उत्पन्न संकट, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न संकट एवं पर्यावरणीय अवनयन एवं पृथ्वी के भविष्य पर चर्चा कर रहा था। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को मानव का गृह एवं प्राकृतिक संपदाओं पर संपूर्ण मानव जाति का आधिपत्य तथा सभी जीवों के बीच कुटुंब संबंध माने गए हैं, कुटुंब संबंध माने गए हैं। देखो, संसाधनों के वैश्वीकरण का अर्थ है संसाधनों का समुचित वितरण, जिसमें राष्ट्र की सीमाएं अवरोधक न हो, राष्ट्र की सीमाएं अवरोधक न हो, अर्थात किसी भी मानव जाति का आवश्यकता अनुसार
प्राकृतिक संपदाओं पर पूर्ण अधिकार होगा एवं प्राकृतिक संपदाएं किसी राष्ट्र की अथवा क्षेत्र विशेष की धरोहर नहीं होंगी। राष्ट्र की क्षेत्र विशेष की धरोहर नहीं होंगी। लिखो, यह मुख्यतः 3 प्रिंसिपल पे आधारित है। पहला है, मुख्यतः 3 प्रिंसिपल पे आधारित है, जिसमें सबसे पहला है संसाधनों का फ्री फ्लो, संसाधनों का स्वतंत्र प्रवाह। शैलेश यादव ने सही लिखा है कि टॉपिक की तथ्यात्मक जानकारी हम लोगों का काम है, आप एप्लीकेशन और थ्योरी का अध्ययन करवाइए। अगर मुझे इतना फ्रीडम दोगे फिर तो हम ऐसा ऐसा थ्योरी पढ़ाएंगे कि ओके चलो ओके लिखो। पहला है फ्री फ्लो, संसाधनों का फ्री फ्लो। अब इस मॉडल को देखो, पहले मॉडल समझा देते हैं। ए और बी 2 प्रदेश हैं, पहले समझो, डायग्राम भी बनाते जाओ। ए और बी 2 प्रदेश हैं। ए के पास I और J संसाधन है, B के पास M और N संसाधन है। समझ में आया? तो B से M और N का फ्लो होगा A की तरफ और A से फ्री फ्लो होना चाहिए I और J का B की तरफ। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि फ्री फ्लो तो होता नहीं है, बीच में क्या आता है? इंटरवीनिंग ऑब्स्टैकल्स। इंटरवीनिंग ऑब्स्टैकल्स का मतलब है मध्यस्थ ऑब्स्टैकल यानी अवरोधक। तो यहां पर है मध्यस्थ अवरोधक, ये रोकता है, बैरियर है ये। तो बी से फ्लो को और ए से फ्लो को रोकता है। लेकिन बाद में क्या होता है कालांतर में सभ्यताओं के विकास के साथ कि ए और बी के बीच में ये लिखा है मैंने ट्रेड, यहां पर ट्रेड, तो ट्रेड के रूप में फ्लो होने लगेगा। इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल्स होगा भी तभी ट्रेड फ्लो बनेगा, ट्रेड का ये फ्लो बनेगा। ये डायग्राम कितना लोग समझा? संपदाओं का फ्री फ्लो नहीं होगा। अब ऐसे समझो कि अगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर दिया जाए तो भारत को जितनी आवश्यकता होगी पश्चिम एशिया से, अरब देशों से, उतना पेट्रोलियम ले लेगा और भारत में लोहा कोयला है तो लोहा कोयला अरब ले लेगा, गेहूं, चावल, दूध, आम, लेदर, सोना, ऑर्नामेंट्स, मेडिसिन,
भारत इसका सप्लायर बन जाएगा। भारत को भी राइट होना चाहिए कि सऊदी अरब के तेल से तेल निकाल करके उसका एक प्रोपोर्शन यूज करे, क्योंकि भारत में जितने मानव जातियां मतलब मानव समूह है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से भारत में एनर्जी रिसोर्स नहीं है। तो इंदिरा गांधी का ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो यूटोपियन है, साम्यवादी स्वप्न दिखाता है कि सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ एक होगा। तो साम्यवादी लक्ष्य तो बड़े सुंदर होते हैं, उनको प्राप्ति करने का साधन उनके पास नहीं है, और प्राप्ति करने के साधन पे जाते हैं तो फिर पूंजीवाद का सहारा लेना पड़ता है। चाइना ने लिया, यूएसएसआर ने लिया, जिस कंट्री ने नहीं लिया आज तक गरीब है। नेहरू ने भी लिया पूंजीवाद का सहारा। दूसरे पे आओ, लिखो पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या आकार। तो जनसंख्या आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मांग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संसाधनों का अंतः प्रवाह। संसाधनों का अंतः प्रवाह। इसको भी समझते हैं। इस सिद्धांत का दूसरा मंत्र है, लिखो सेकेंड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल में है कि पहला तो है फ्री फ्लो होना चाहिए, दूसरा है लिखो जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतनी अधिक मांग, संसाधनों की मांग, आवश्यकता। अतः अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों को संसाधनों पर जनसंख्या के अनुपात में या सानुपातिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सानुपातिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। फिर लिखो तीसरा, लिखो तीसरा है कि जो समृद्ध देश हैं या विकसित देश हैं वे प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी को ट्रांसफर करेंगे गरीब राष्ट्रों में या विकासशील राष्ट्रों में, और विकासशील राष्ट्रों से कच्चे माल का, मानव संसाधन का प्रवाह होना चाहिए समृद्ध राष्ट्रों की ओर।
3 प्रिंसिपल है। कितने लोगों को समझ में आया? लिखो एक लाइन और लिखो, यह एक मानववादी संकल्पना है यह एक मानववादी संकल्पना है जिसकी व्यवहारिकता असंभव, लगभग असंभव है, ऐसे लिखो। दूसरा प्रिंसिपल था जनसंख्या की आकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मांग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संसाधनों का अंतःप्रवाह। तीसरा प्रिंसिपल है रिच यानी समृद्ध यानी विकसित राष्ट्र क्या देंगे? प्रौद्योगिकी। और पूरे राष्ट्र क्या देंगे? कच्चा माल प्लस मानव संसाधन दे सकते हैं। तो ये एक्सचेंज के लिए अब WTO आ गया है बीच में, तो हमने बीच में WTO लगा दिया कि WTO के माध्यम से अब डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आगे निष्कर्ष लिखो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जगह के स्थान पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया, आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया जारी है। जहां संसाधनों का फ्री फ्लो न होकर व्यापार के अवरोधकों को, संसाधनों के स्वतंत्र प्रवाह को जहां संसाधनों का स्वतंत्र प्रवाह न होकर वैश्विक व्यापार के माध्यम से वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान विनिमय, वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान अथवा विनिमय स्थापित किया जा रहा है या स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। जिस देश में ये लागू नहीं हो सकता है ना, कुछ देश अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशिया जनसंख्या बहुत बढ़ा रहा है, बाकी देशों की जनसंख्या ही घट रही है। चलो ओके, अब चलते हैं लिखो संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण बताया था क्या? नहीं बताया होगा अभी। संसाधनों का वर्गीकरण, आई प्रोटेक्टर। संसाधनों के वर्गीकरण में एक
तरीका ये होता है एनिमेट, दूसरा होता है इन एनिमेट। इसको हम लोग जैविक या बायोटिक ऐसा भी लिखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका पशुधन, वन संपदा, मानव संसाधन, मत्स्य संसाधन, ये सब होता है एनिमेट। और इन दोनों के बीच का एक संसाधन है जिसको कहते हैं मृदा, और होता है ऑक्सीजन। जो एनिमेट और इनएनिमेट के बीच का है जल, सब जीवन से संबंधित है जल संसाधन। और इनएनिमेट में आओगे तो यहां पर है खनिज, फिर दूसरा है ऊर्जा। खनिज में होगा रुको, खनिज में होगा धात्विक, गैर धात्विक। धात्विक में होगा फेरस, नॉन फेरर, लौह, अलौह। अब इसमें तुम खनिज का नाम लिख सकते हो, जैसे अलौह में क्या होगा, अलौह में कॉपर, जिंक, चांदी, लेड, शीशा, तो ये सब अलौह हो जाता है। गैर धात्विक में क्या हो जाएगा, डोलोमाइट, कैल्साइट, पायराइट, बहुत सारा हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम। जिप्सम का कौन सूत्र लिखे, बाप रे, स्कूल डेज में जिप्सम के सूत्र पे ही रोज एक डंडा खाते थे। और हमारा केमिस्ट्री का टीचर को यही एक चीज आता था, और हिंदी के टीचर को आता था एक शब्द, प्रति उत्पन्न मतित्व। प्रति उत्पन्न मतित्व, और जब आए तब यही पूछे कि लिख के दिखाओ। जब उसको मारना रहता था तो यही काम करता था, करते थे, सॉरी। ऊर्जा, ऊर्जा में है नव्यकरणीय, और दूसरा होगा अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय में क्या होगा, सौर्य, सौर्य ऊर्जा, पवन, सौर्य ऊर्जा है, पवन है, ज्वार है, तरंग है, ओटेक है, OWC है। ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। समुद्र विज्ञान में देखिएगा तो ये ऊर्जा पढ़ाया हुआ है, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा में ज्वार, तरंग, ओटेक, OWC पढ़ाया हुआ है। अनव्यकरणीय में क्या होगा, वही कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, रेडियो एक्टिव। तो ये वर्गीकरण है। जैसे ही वर्गीकरण लिख लो
यस लिख के भेजो। संसाधनों का वर्गीकरण यही है। अब लिखो संसाधनों का संरक्षण संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। पहले इस पे लिखते हैं संरक्षण की संकल्पना क्या है। संसाधनों के संरक्षण से अर्थ क्या है। लिखो संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम एवं दक्षतम प्रयोग अथवा उपभोग। अर्थात दक्षतम उपभोग जिसमें भविष्य में निधि रूप एवं वर्तमान में कार्य रूप, भविष्य में निधि रूप एवं वर्तमान में कार्य रूप में संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों का समुचित प्रयोग का अर्थ होता है, अर्थात संरक्षण में आर्थिक दोहन
पर प्रतिबंध नहीं है। इसमें संसाधनों के पुनर्निर्माण, पुनर्विकास, भविष्योन्मुखी विकास, परिरक्षण एवं संपोषणीय विकास की संकल्पना समेकित है। की संकल्पना समेकित है। ध्यान से पढ़ना है इस पैराग्राफ को। इसमें मैंने लिखवाया कि संसाधनों का दोहन करना है, मनाही नहीं है संरक्षण में, यूज करना है। आखिर संसाधनों का उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। लेकिन लिख लो, इसमें एक फॉर्मूला है, लिखो, अर्थात संरक्षण में संसाधनों के आर्थिक दोहन का दर, संसाधनों के आर्थिक दोहन का दर उनके पुनर्निर्माण के दर से कम होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए, पोस्टेरिटी के लिए संसाधन उपलब्ध रहें, संसाधन उपलब्ध रहें। नेक्स्ट लिखो, संसाधनों का दोहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी एवं बाजार मांग पर, ऐसे लिखो, बाजार मांग पर निर्भर करता है। तथा जनसंख्या को पोषित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं संवर्धन किया जाता है। जिसका उद्देश्य मानव कल्याण है। आर्थिक दोहन से लेकर उपभोग की प्रक्रियाओं, आर्थिक दोहन से लेकर उपभोग की प्रक्रियाओं
के मध्य मानवीय प्रयासों से उनके परिरक्षण एवं पुनर्निर्माण के उपाय संसाधनों का संरक्षण कहलाते हैं। संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। ओके, आगे लिखो। प्रबंधन क्या है? संरक्षण पे और पढ़ाएंगे, लेकिन अभी लिखो संसाधनों का प्रबंधन क्या है। लिखो संसाधनों का दक्षतम प्रयोग तथा मिनिमम एप्लीकेशन से मैक्सिमम प्राप्ति तथा न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ को प्राप्त करना संसाधन का प्रबंधन है। अर्थात संसाधनों के वेस्टेज को बचाना, विनष्टता को बचाना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना, तकनीकी विकास के द्वारा संसाधनों का दक्षतम प्रयोग करना, यह संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अर्थात प्रबंधन संरक्षण का ही एक उपसमुच्चय उपसमुच्चय होता है। कितना लोग समझा संरक्षण क्या है, प्रबंधन क्या है और दोनों में थोड़ा अंतर क्या है? ये कितने लोगों ने समझा? नोट्स लिखवाया गया बहुत ध्यान से सोचकर। कहीं भी अगर ये लिखा रहे संसाधनों का संरक्षण लिखा रहे, कहीं भी संरक्षण शब्द का प्रयोग हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि संसाधनों को उपयोग ही नहीं करना है, उसको बचाना है। ऐसा बचाना नहीं है। संरक्षण का मतलब लोग समझते हैं बचाना, प्रोटेक्शन। नहीं, प्रोटेक्शन तो परिरक्षण है। संसाधन का अर्थ संसाधन का आर्थिक दोहन करना है। आखिर संसाधनों का उद्देश्य क्या है? आर्थिक दोहन ही तो उद्देश्य है।
और संसाधन को सिर्फ बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कोयला है तो हम उसका यूज करेंगे, अब प्रश्न है कैसे यूज करेंगे। तो एक होता है कोयला को पूरा निकाल करके उसको जला करके आग लगा के बर्बाद कर देना। 10% कोयले की आवश्यकता थी, 40% कोयला निकाल के बर्बाद कर दिया। तो ये संरक्षण थोड़ी ही है। आप कोयले का उपयोग करिए, लेकिन आपको देखना है वन संपदा का उपयोग करिए, मत्स्य का उपयोग करिए, किसी भी संपदा का उपयोग करिए। आपको देखना है कि भविष्य में ये संपदा खत्म होगी कि नहीं, भविष्य के लिए कैसे बचाना है। आज भी उपयोग करिए, भविष्य का भी सोचिए। और प्रबंधन का अर्थ है, जैसे मान लो कोयला, एक ऐसा मशीन बना दिया जाए, सामान्य रूप से कोयला को जलाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना प्रबंधन क्या होता है। बहुत गांव का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखा था बचपन में मैंने ऐसा कि मान लो कोयला है, कोयले को जला दिया तो कोयले के चूल्हे पर हलवाई दिन भर खाना बना रहा है और उसको आवश्यकता नहीं है, तब भी कोयला जल रहा है, कोयला तो बर्बाद हो रहा है। तो ये तो संरक्षण नहीं हुआ, ये तो प्रबंधन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोयला जल रहा है और कोयला मान लो 10 केजी रोज जलाता था वो, तो अब क्या करेगा कि 5 केजी कोयला और 5 केजी कोयले के चूर्ण में उसने गोबर या हस्क या इस तरह की चीज़ों को, मिट्टी कुछ ऐसा मिला दिया। उसके बाद तो वो 5 केजी कोयले में ही पूरा दिन हलवाई काम कर सकता है। तो 5 केजी कोयला एक हलवाई एक दिन में बचा सकता है। तो ये हुआ प्रबंधन। टेक्नोलॉजी लगा दिया, बुद्धि लगाया उसमें। और प्रबंधन क्या हो सकता है? अनुकूलतम दक्षतम प्रयोग को प्रबंधन कहते हैं। जैसे मान लो लोहा है, तो लोहा का उत्खनन कम कर दो, लोहा का रिसाइकलिंग ज़्यादा करो। लोहे की जगह अगर हम लोग कठोर प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, कोयले की जगह अगर हम लोग पीट का प्रयोग कर सकते हैं, कोयले की जगह जंगल में जो गिरी हुई लकड़ियां हैं, चारकोल हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहलाता है संरक्षण और प्रबंधन। एक उदाहरण और दे सकते हैं तुमको, समझने लायक ही है कि अगर आप 10 रोटी खाते हो तो आपको मान लिया 1000 कैलोरी मिलता है दिन भर में। लेकिन अगर आप 6 रोटी खाओ और 6 रोटी को मुंह में 30-30 बार चबाओ, तो जो ग्लूकोज और जो एनर्जी देगा वो 10 रोटी के बराबर देगा। तो ये जो 6 रोटी में आपने 10 रोटी के बराबर का एनर्जी ले लिया, यही प्रबंधन है। ये संरक्षण नहीं है, ये प्रबंधन है। और प्रबंधन करने से संरक्षण हो गया, 4 रोटी बच गया जो एक दूसरा आदमी खा सकता है। अब ये एकदम से बच्चों वाला एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि पुनीत जी आपको समझ में आए। अभी भी समझे या नहीं? मैनेजमेंट प्रोसेस है और कंजर्वेशन रिजल्ट नहीं। कंजर्वेशन भी एक प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस है, लेकिन कंजर्वेशन बड़ा शब्द है और मैनेजमेंट उसके अंतर्गत आता है, उपसमुच्चय है, ऐसा मैंने लिखवाया। मान लो पेट्रोलियम का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट का निर्माण तो हो सकता है ना। बायोडीजल तो बन सकता है ना, इथेनॉल तो बन सकता है ना। समझे दीपक? कोई जरूरी नहीं है कि उसी संसाधन का पुनर्निर्माण किया जाए, उस संसाधन का सब्स्टिट्यूशन किया जाए। अब आपको देते हैं एक स्टॉकहोम पिरामिड, जिसके बेसिस पे आप समझ जाओगे। संरक्षण का एक पिरामिड है। स्टेप 1 में क्या होता है
आर्थिक दोहन, संपदाओं का तो आर्थिक दोहन करना ही करना है, लेकिन अगर ज़्यादा करोगे तो संरक्षण शुरू हो जाए। संरक्षण करना कैसे है वो देखो। तो इसमें है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, अनुकूलतम एवं दक्षतम प्रयोग। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। पहले चरण में होता है यूटिलाइजेशन, फिर होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर होता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, पुनर्निर्माण। फिर होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है यार, हिंदी बताना। फिर होता है परिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और यही है संरक्षण का ये सब दशा है। और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर हो जाएगा एक्सटिंक्शन, संसाधनों की विलुप्तता। तो यही होता है कि विलुप्तता से यदि आपको बचाना है, कोई भी संसाधन को अगर विलुप्त होने से बचाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा परिरक्षण, फिर होगा प्रिजर्वेशन, फिर होगा उसका पुनर्निर्माण, फिर होगा उसका अनुकूलतम दक्षतम प्रयोग, फिर उसका आर्थिक दोहन आप प्रॉपरली कर सकते हो। जब ये बेस बढ़ जाएगा तो संरक्षण एवं प्रयोग नीचे की ओर है। एक्सटिंक्शन है और नीचे में, नीचे का जो बेस होगा ये होगा प्रचुरता। संसाधन प्रबंधन का ये डायग्राम जैसे ही बने यस लिखो।
ओके, अब आइए और संरक्षण की विधियां। अब आप लोग ये तो समझ ही रहे होगे ना कि ये जो हम विधि बताने वाले हैं, ये आपको हर संसाधन के विषय में, पूरे ज्योग्राफी और जीएस में प्रत्येक जगह काम आने वाला है। तो विधि में सबसे पहला तो होता है मिनिमाइजेशन। जो संसाधन है उसका अल्प प्रयोग, या आप लिख सकते हो न्यूनतम प्रयोग, मिनिमाइजेशन। रिसोर्स मिनिमाइजेशन किया जाता है, न्यूनतम प्रयोग, कम करिए उसके प्रयोग को। फिर होता है ऑप्टिमाइजेशन, यानी दक्षतम प्रयोग। फिर होता है रिसाइक्लिंग ऑफ रिसोर्स, यानी पुनर्चक्रण। फिर होता है रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन, जैसे प्लास्टिक का, आयरन का, मेटल का रिसाइकलिंग होता है ना। सब्स्टिट्यूशन, जैसे बायोडीजल का प्रयोग। बायोडीजल मतलब इथेनॉल का प्रयोग, लिक्विड कोल का प्रयोग, इस तरह से आपको देखना होगा। उसके बाद आपको आना होगा मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यानी सामूहिक शिक्षा एवं जागरूकता, ये सब करना पड़ेगा। फिर आपको बनाना पड़ेगा, अभी भी नहीं हो रहा है तो स्टैट्यूटरी लॉज, वैधानिक नियम बनाने पड़ेंगे ताकि आप संसाधनों का संरक्षण कर सको। तो वैधानिक नियम बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद होता है रिसोर्स इन्वेंटराइजेशन, यानी सूचीकरण। जो स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं ना, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि संरक्षण की विधि में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपके पास अगर साल में 100 किलो का खर्च है तो उसको कैसे 80 किलो किया जाए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि 80 किलो में भी वेस्टेज को कैसे बचाया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, दक्षतम प्रयोग कैसे किया जाए, मशीन कैसे बदल दिया जाए कि 10 केजी और बच जाए। यानी 10 केजी यहाँ बचा लो, 20 केजी यहाँ, जो तो 30 केजी पुनर्चक्रण से और 10 केजी बचा सकते हो कि उसी को रिसाइकिल कर दिए। सब्स्टिट्यूशन से और 10 केजी बचा सकते हो, बायोडीजल का प्रयोग कर लिए, एक उदाहरण लिया जा रहा है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान हो कि हमारा ये रिसोर्स बहुत ही कम है तो वो लोग कम उपभोग करेंगे, तो उपभोग के फ्रंट पर भी
उपभोग में भी कटौती की जा सकती है, सामूहिक शिक्षा और उसकी बर्बादी को बचाया जा सकता है। और अगर मास एजुकेशन से काम नहीं कर रहा है तो वैधानिक नियम बनाना पड़ेगा, सजा निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो बर्बाद करेगा उसको 3 साल जेल दिया जाएगा। और उसके बाद आपको फिर इन्वेंटराइजेशन करना होता है, सूची बनाना होता है कि हमारे पास कौन कौन रिसोर्स का क्या क्या, इसको स्टॉकिंग भी कहते हैं, स्टॉकिंग करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं हिंदी में, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भविष्य में निधि रूप में कितना शेष है, तो भविष्य के लिए मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो संरक्षण की विधि में ये सब आता है। अब मान लो आपसे पूछता है कोयले का संरक्षण, जल संरक्षण, उसमें सब जगह इसका प्रयोग करोगे। हो सकता है इसमें से कोई 1-2 पॉइंट का प्रयोग ना हो, लेकिन मूल रूप से यही है। ये जो हमारे सबसे बुद्धिमान इंटेलिजेंट छात्र रहते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं। पढ़ने का काम तो गधा का है, दिन रात किताब लेकर बैठा हुआ है, झंक मार रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस मॉडल को समझ ले और उसे कहा जाए भैया जल संरक्षण पे लिखो, लिख देगा। न्यूज़पेपर में, योजना में, मैगजीन्स में जल संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण पर बहुत कुछ आते रहता है। कितना भी आर्टिकल आएगा हमारे फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। हमने जो स्ट्रक्चर आपको बना करके दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि इसी पे एक आर्टिकल लिख दिया हो, इसके विधि पे आर्टिकल लिख दिया हो सकता है इसके विधि पे कुछ लिख दिया हो। अब आप अगर यूपीएससी के सही छात्र हो, इंटेलिजेंट, तो आप ये बताओ क्या ये संभव है कि एक एक संसाधन, 25 संसाधन है, लोहा, कोयला, तांबा, पेट्रोलियम से लेकर जल, पशुधन, वन, 25 संसाधन और 25 संसाधनों का अलग अलग संरक्षण का उपाय, क्या ये संभव है? इसलिए इस तरह के मेथड्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आपको मेरा कोई भी स्टूडेंट मिलेगा जो असफल बैठा हुआ है बाजार में, बोलेगा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन बहुत चीज़ों में कन्नी काट जाते हैं, बहुत चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, पेपर 2 वाला कोई बहुत सारा विषय नहीं पढ़ाते हैं। अब उसको क्या बोलूं कि मैंने सब कुछ दे दिया है, तुमको प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तुम प्रयोग नहीं कर पाओगे तो मुझे गधे की तरह, बैल की तरह खेत में जोतने से क्या मिलेगा तुमको, और खुद को भी वैसे ही परेशान करते रहोगे। मोटे मोटे नोट्स, 500-500 पेज के नोट्स बनेंगे, कोई फायदा नहीं है। अब आइए संसाधनों के वितरण पे चलते हैं। तो संसाधनों के वितरण को विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है। आयरोनी यह है कि संसाधनों के वितरण पर आईएएस में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न नहीं है।
ओके। ये था हमारा संरक्षण का विधि। और अब आइए संसाधनों का। कल रात को ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो आप लोगों को ये देख करके और पहले ही घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक दिल की बात बताऊं, मैंने देखा है अंतर होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। थोड़ा एक अंतर ये भी है कि अगर मान लो घबराहट को एक पैमाना लिया जाए, तो पता नहीं क्यों हिंदी वाले शायद ग्रामीण परिवेश से हैं, या शायद उस तरह के स्कूल कॉलेजेस या उस तरह की चीज़ों को नहीं देखे होते हैं, या ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके कारण मैंने देखा है कि वो नॉलेज होते हुए भी वो कहीं न कहीं घबरा जाता है और उसके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है। वो कुछ देख करके पहले से ही कल्पना कर लेता है कि ये तो हमारा खराब हो गया। इसलिए ना अपने मनोविज्ञान से भी थोड़ा संघर्ष करो। हमने ये नहीं कहा कि हमारे बैच में ऐसा कोई है। ह्यूमन रिसोर्स के संरक्षण की बात कभी आएगी क्या निवेदिता? संरक्षण किसका किया जाता है? जो अनव्यकरणीय है। एक बेसिक चीज है जो शायद आपके समझ में नहीं आया। आप क्या समुद्र के जल का संरक्षण करोगे? आप क्या चूहों का संरक्षण करोगे? आप क्या 8 बिलियन मानव हो गए उनका संरक्षण करोगे? यहां तो उल्टा करना है ना, यहां संरक्षण करना है, यहां तो जनसंख्या कम करनी है। चलो प्रिया, आपने बड़ी ईमानदारी से लिखा कि सर ये हमारे साथ अक्सर हो जाता है। तो इसका ना कुछ तो सोच करके आप अपने आप को ठीक करना चाहिए कि घबराहट, बेचैनी, आतंक, इससे हमारा इफिशियंसी खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने कमियों को देख पा रहे हो प्रिया। तो अगर आप कमियों को देख पा रहे हो तो आप उसमें जरूर सुधार कर लोगे। और ये जो घबराहट वाला कमी है कि देखो कहीं आपके माताजी से तो आप में नहीं आ गया है, या हो सकता है कि ये पिताजी भी आपके जल्दी घबराते हों, या हो सकता है कोई ऐसा भाई बहन आसपास का लोग कोई वैसा हो, बचपन में आपके ऊपर इम्प्रिंट आ गया हो इन लोगों का।
मैप में क्या लिखा है वो आपको बनाना ही नहीं, आपको सिर्फ मैप बनाना है। मैप में क्या लिखा है वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्ल्ड मैप एक छोटा सा बना लेना है। समझिए? इसमें क्या लिखा है ये तो हमको भी नजर नहीं आ रहा है, तुमको कैसे नजर आएगा? मजे की बात तो यही है ना कि तो आप सिर्फ एक मैप बना लो। और लिखो सबसे पहले कोयला संसाधन। कोयला संसाधन पे आप लिखो कोल। आपको यहां नहीं देखना है, जो देख सकते हो देखो, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है। हमको ही पता है अंग्रेजी में लिखा हुआ है और फास्ट लिखा हुआ है, तो लिखिए कोल। ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। जैविक परतदार चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है। जैविक परतदार चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें बेडिंग प्लेन अथवा संस्तर प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोल सीम कहते हैं। जिन्हें कोल सीम कहते हैं। बहुत लंबा परिचय नहीं, बस और लिख लो। कोल में औद्योगिक क्रांति का मूल संसाधन था, प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। अब लिखना है उत्पत्ति कैसे हो गई। उत्पत्ति कैसे हुई? लिखिए उष्णकटिबंधीय कठोर तने वाले वनस्पतियों के भ्रंश घाटी अथवा दलदल भूमि में छेपण से इनका विकास होता है। कार्बन की मात्रा एवं उम्र के आधार पर इसे या कोयले को 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। सुना होगा एंथ्रासाइट। 95% कार्बन की मात्रा श्रेष्ठतम कोल है, बेस्ट कोल है। श्रेष्ठतम कोल है, बेस्ट कोल है। इसकी उत्पत्ति
300 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस में हुई। 300 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस में हुई। इसके दो भाग हैं, इसके दो प्रकार हैं या उप प्रकार हैं। पहला है पेंसिल्वानियन, पेंसिल्वानिया जगह है ना अमेरिका में, तो पेंसिल्वानियन कोल। और दूसरा है मिसिसिपियन। पेंसिल्वानियन कोल और मिसिसिपियन कोल, हिंदी में लिखो ना, पेंसिल्वानियन मिसिसिपियन कोल, जिसमें पेंसिल्वानियन श्रेष्ठ गुणवत्ता का है। पेंसिल्वानियन श्रेष्ठ गुणवत्ता का है। दूसरा होता है बिटुमिनस, जिसमें 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस लिखो, बिटुमिनस में आर्द्रता अधिक, सल्फर की मात्रा अधिक, कैलोरीफिक वैल्यू ऊर्जा क्षमता कम। ऊर्जा क्षमता कम। होती है। इसका भी 3 प्रकार है, तो लिखो कोकिंग कोल, जो हाई बिटुमिनस कोकिंग कोल। फिर है मेटलर्जिकल कोल, और फिर है लो बिटुमिनस। कोकिंग कोल, मेटलर्जिकल कोल, ये दोनों हाई बिटुमिनस में आता है। दोनों का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में लिखते जाइए। कोकिंग कोल झरिया में है, मेटलर्जिकल कोल न्यू साउथ वेल्स में है। फिर लिखिए, बिटुमिनस कोल की उत्पत्ति पर्मियन युग में हुई 220 मिलियन वर्ष पूर्व। बिटुमिनस की उत्पत्ति 220 मिलियन वर्ष पूर्व का है। एंथ्रासाइट 300 का था। पर्मियन युग में हुआ है बिटुमिनस। लिखो, तथा इसे भारत में गोंडवाना कोल कहते हैं। यही गोंडवाना कोल कहलाएगा भारत में। भारत में गोंडवाना कोल कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी कोल। टर्शियरी कोल, तृतीयक कल्प, तृतीयक कल्प, कल्प, तृतीयक कल्प का कोयला। देखो, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 55% तक होती है, तथा इसकी उत्पत्ति
इसकी उत्पत्ति 120 मिलियन से 20 मिलियन वर्ष पूर्व की है। फिर अल्पाइन पर्वतों के निर्माण काल में, अल्पाइन पर्वतों के निर्माण काल में अल्पाइन पर्वतों के निर्माण काल में भ्रंश रेखाओं एवं गर्तों में वनस्पति के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ। देखो, भारत में यह कोयला असम एवं कश्मीर में प्राप्त होता है। भारत में यह कोयला असम एवं कश्मीर में प्राप्त होता है। इसके बाद लिखो ब्राउन कोल अथवा लिग्नाइट। ब्राउन कोल अथवा लिग्नाइट 80 से 10 मिलियन वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई। लिग्नाइट की 10 नहीं 2, 80 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। लिखो, यह सर्वाधिक रिसेंट कोल है, नवीनतम कोयला है। कुछ विद्वान लिग्नाइट को कोयले की श्रेणी में नहीं रखते। लिग्नाइट को कोयले की श्रेणी में नहीं रखते। भारत में तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, यहां ब्राउन कोल लिग्नाइट मिलता है। फिर है पीट, PEAT, पीट। देखो, पीट दलदली भूमि में प्राप्त ऑर्गेनिक या जैविक कार्बनिक पदार्थ होता है जो होलोसीन में डेल्टा, तटीय क्षेत्र, नीलगिरी, कश्मीर घाटी, सुंदरवन, में निर्मित हुआ। देखो, इसे ईंट के रूप में कॉम्प्रेस कर, ब्रिक के रूप में, ब्रिक्स के रूप में कॉम्प्रेस कर प्रयोग में लाया जाता है। के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये था हमारा कोयला का उत्पत्ति और प्रकार।
और इसका वितरण कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसका वितरण करवाएंगे और ऊर्जा संकट पर बात करेंगे। चलो ओके, थैंक यू।